हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग की अपडेट कई प्रोग्रामों के जरिए पहुंचा रहा है। एक तो लाइव प्रोग्राम 12:30 बजे मैं हर दिन कर रहा हूं, जिसे आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं। उसके अलावा एक किसी एक्सपर्ट से बात करते हैं, मुख्तलिफ पहलुओं से उसको गहराई से समझना बहुत जरूरी है। जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके नतीजे निकाल लेते हैं, उनसे जरा और आगे बढ़ करके गहराई से मालूमात जरूरी है। इसके तारीखी पर्सपेक्टिव, अब क्या कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब समझने के लिए जानकार लोगों से मैं आपकी मुलाकात कराता हूं। इसके अलावा रात में 9 बजे हमारा प्रोग्राम होता है नजर दुनिया पर। उसमें पूरे दिन की कॉम्प्रिहेंसिव सारी खबरें और उसके साथ साथ तज्जिया आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं दुनिया भर में। आज हम शमसुल इस्लाम साहब से बात कर रहे हैं और उनसे जब भी बात होती है वो काफी गहराई से सबूतों के साथ ऐसे अंदाज में बयान करते हैं जिसमें कहीं कोई पॉइंट एक भी, कहीं झोल जिसे कहते हैं वो नहीं होता। बाकायदा तारीखी सबूतों के साथ, किताबों के रेफरेंसेस के साथ, तारीखों के साथ बयान करते हैं। वो सब आपके जहन में जाना बहुत जरूरी है। आज हम जिस पर बात कर रहे हैं वो ये कि इस वक्त आज 45वां दिन है जंग को। जंग कहां पहुंची, किस तरह से देख रहे हैं, और वो जो बच्चे, प्यासे बच्चों का क्या हाल है। लोग एक उंगली बच्चे जो है वो गीली करके जबान पे रखना चाहते हैं कि किसी तरह से उनकी प्यास मिट जाए। कैसे इस सिविलाइज दुनिया ने उनको अपने आप उनको मजबूरी के साथ मरने के लिए छोड़ दिया है, उसे भी हम समझेंगे। और इसके अलावा जो जायनिज्म, फासिज्म और हमारे यहाँ जो हिंदुत्व है, उसका क्या रिश्ता है, उस पर भी हम बात करेंगे। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि अब तक जो जंग के हालात और वहां से जो खबरें, जो वीडियोज आ रही हैं, उनको देख करके आपको क्या कुछ लग रहा है, आपका असेसमेंट क्या है, आपको क्या कुछ याद आ रहा है इस मौके पर, जबकि दुनिया आंखें बंद करके या तो गोदी मीडिया किस्म के नफरती प्लान्स में घिरी हुई है, या वो बिल्कुल बेहिस हो गए हैं शायद। क्या कुछ है, आप कैसे देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, फिर एक बार मौका देने के लिए। बात यह है कि मैंने जो पिछली बार आपसे बात की थी, उसके बाद मैंने बीबीसी की एक वीडियो देखा गाजा में जो हो रहा था। तो एक पानी की टंकी जिसमें नल गायब हो चुके थे, बिल्कुल सूखी हुई, 3-4 बच्चियां, वो इत्तेफाक से तीनों चारों नलों पर वो बिना बिना टोटियों के बच्चियां थी, और वो बच्चियां अपनी छोटी उंगली उसमें डाल करके अगर वो गीली हो जाए तो उसको चूस लें। ये हालत आधुनिक जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जिसमें हम ये कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स का है, इसमें सब बराबर हैं और यूनाइटेड नेशंस की पता नहीं कितने चार्टर्स हैं, औरत और मर्दों के अधिकार बराबर हैं, गुलामी खत्म हो गई है, क्या क्या हुआ है सारी दुनिया में, वो उसमें वो सीधा आप देख सकते थे। और उसके बाद जब भी रात में सोते हुए वो बच्चियों की दहशत ज़दा और वो मासूमियत के चेहरे मेरे सामने आ जाते हैं तो नींद कई घंटे उड़ जाती है काज़मी साहब। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम इसलिए कुछ नहीं कर सकते हैं कि जो कुछ किया जा रहा है वो इस दुनिया में जो अपने आप को झंडा बरदार कहते हैं प्रजातंत्र के, जिन्होंने सारी दुनिया को टेररिज्म से मुक्त कराने की जिम्मेदारी ले रखी है, और उसके लिए उसने सारी दुनिया को, एशिया अफ्रीका को पूरा लहूलुहान किया है, लातीनी अमेरिका को लहूलुहान किया है। और हमें बताया गया था, लगभग 1.5 महीना होने जा रहा है, हमें बताया गया था कि ये 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर सब खत्म हो जाएगा, हम हमास के आतंकवाद का बदला लेंगे। और हमें पता है कि कहां कहां उन लोगों को गिरफ्तार करके हॉस्टेजेस को रखा हुआ है, कहां कहां उनकी टनल्स हैं, कौन कौन से अस्पताल के नीचे उनका हेडक्वार्टर चल रहा है हमास का। 1.5 महीना हो गया है, कुछ पता नहीं लग रहा है, कहीं से कुछ पता नहीं लग रहा है। और हम इस बात को, काज़मी साहब, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि जायनिज्म, क्रिश्चियन जायनिज्म, हिंदू जायनिज्म एक साथ हो गए हैं, एक साथ हैं। और इसीलिए इस पूरे इसको कत्लेआम कहना भी मैं सोचता हूं कि कत्लेआम
बहुत हल्का हो जाएगा जो कुछ वहां पर आ रहा है। देखिए ना, कत्लेआम यहूदियों का हिटलर ने किया था, हिटलर ने किया था, और किस तरह से किया था वो हम जानते हैं, और सारी दुनिया उससे लड़ी थी। यहाँ तो जो हिटलर से लड़ने वाले अपने आप को कहते हैं, उन्होंने कहा कि हमने प्रजातंत्र को बचाया था दूसरी विश्व युद्ध में, हिटलर और मुसोलिनी को हरा के, वो इसको करा रहे हैं, वो इसको करा रहे हैं। और ये बात एक बहुत जरूरी जानने की है कि हिंदुत्व जायनिज्म, क्रिश्चियन जायनिज्म और जो जायनिज्म है, इसमें एक और शर्मनाक पहलू यह है कि मुसलमान जायनिस्ट, बहुत सारे मुसलमान जायनिस्ट भी इसमें शामिल हो गए। और उसके मैं कुछ आपको सबूत दूंगा, तारीखी, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल प्रूफ्स मैं आपको दूंगा। और काज़मी साहब, मैं जरा सा, एक जो आपने फरमाया कि सारी दुनिया खामोश है और हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको, देखिए, जो कॉरपोरेट्स, जो मुनाफाखोरी हथियारों के धंधे के अंदर जो लोग नहीं हैं, जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं चला रहे, उसके बाहर लोग क्या कर रहे हैं, मैं 2 मुल्कों के राजधानियों की मिसाल दे रहा हूं कल, जो शायद वो अभी मुजाहरे अभी चल रहे होंगे। एक है चिली का सांतियागो, और सियोल साउथ कोरिया का। हजारों बच्चों के लाल रंग के जूते उन्होंने सड़क पर, वहां का जो प्रेसिडेंट है, दोनों जगह के प्रेसिडेंट, उनके घर के बाहर फैला दिए हैं, और कहा है कि ये जूते हैं उन शहीद बच्चों के, उनको जख्मी लहूलान कर दिए गए, हाथ पैर काट दिया गया, जिनके चीथड़े उड़ा दिए गए, ये उनके जूते हैं। और वो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, और वो चिली के प्रेसिडेंट से, वो ये कह रहे हैं कि शर्म करो और सिर्फ बयान मत दो, इस लड़ाई के अंदर शामिल हो। लेकिन अब अरब देश के अंदर क्या हो रहा है, आप जानते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुसलमान देश, इस्लामी दुनिया और अरब दुनिया शामिल हुई, और उन्होंने खूब 5 सितारा 7 सितारा होटल के अंदर उन्होंने मुर्गा काटा, ऊंट का गोश्त खाया भुना हुआ, और उसके बाद ये कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक ये प्रस्ताव पास करते हैं कि थोड़ा इजराइल थोड़ी सी मोहलत दे दो, ताकि वो कुछ जिंदा रह सके, और जिंदा रहने पर फिर आपकी गोलियां, आपके तोपखाने का शिकार हो जाए। यही आप देखिए, बाइडेन यही कह रहा है, बाइडेन ये कह रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट दे दो इनको, यानी ये भूख से ना मरे, ये बीमारी से ना मरे, तुम्हारे बम से मरे, इतनी ताकत इन फिलिस्तीनियों के अंदर होने दो। यानी इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता है। तो काज़मी जी, मुझे इसकी बात करते हुए मुझे याद आ जाता है यजीद, मुझे याद आ जाता है करबला, 10 अक्टूबर 680, 1343 साल पहले का। वहां क्या हुआ था? करबला में ईसाइयों ने नहीं कत्लेआम किया था, यहूदियों ने कत्लेआम नहीं किया था, वहां वो मुसलमान थे करने वाले। और जैसे आप बता रहे थे कि कत्ल करने में, वो जो करबला में जो कत्ल हो रहा था, भूखा प्यासा रखकर, बिल्कुल हालत है गाजा की, बिल्कुल हालत है वेस्ट बैंक की, कि आप पानी बिजली सब बंद कर देंगे, और वहां भी पानी बंद किया गया था। और वहां जो ये इस्लामी यहूदी थे, जायनिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि नमाज का टाइम हो रहा है, जल्दी कत्ल करो, ये जिनको कत्ल करना है उनको कत्ल करो, हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं। और इस्लाम के बहुत बड़े बड़े अपने आप को ठेकेदार, और जो अपने आप को एक वो भी कहता था कि मैं तो खलीफा हूं, वो उसके अंदर वो शामिल था उसके अंदर। यानी आप कह रहे हैं ज़ायनिज़्म इस्लाम में उसी वक्त से शुरू हो गया था, जिसके नतीजे में करबला की जंग हुई। जी, और काज़मी जी, एक सच्चाई जिसको ये दुनिया नहीं जानती, हम लोग भी नहीं जानते, जो फिलिस्तीनियों का जो सबसे पहला कत्लेआम हुआ था, वो हुआ था 10 सितंबर 1970 को जॉर्डन में। वो ब्लैक सितंबर से लड़ते हुए, उन्होंने उसको ब्लैक सितंबर, एक तंजीम थी, एक फिलिस्तीनी आजाद पसंदों की, इनकलाबियों की, उसको कत्ल करने के लिए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि उस कत्ल को जो 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी जॉर्डन के अंदर जो पनाह लिए हुए थे, और जॉर्डन का एक बड़ा हिस्सा जो है फिलिस्तीन का हिस्सा इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था, जब वहां पर फिलिस्तीनी पीएलओ और पीएफएलपी के झंडे तले अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो उनका कत्लेआम कराया था वो बादशाह जो जॉर्डन का हुसैन था, जो ज़ायनिस्ट दलाल था, जो इजराइल का दलाल था हमेशा से पैदाइशी। उसके घर के अंदर भी जो औरतें भिजवाई गई थी, वो अमेरिका ने उसकी शादियां कराई थी जिस तरह से। और वो क्या, मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हो कि
पाकिस्तान का जो बाद में प्रेसिडेंट बना और कमांडर इन चीफ बना, उसका नाम था जिया, मोहम्मद जिया। वो बूचर ऑफ फलस्तीनी कहलाता है। ये बंदा जो था जॉर्डन की सेना को ट्रेनिंग देने के लिए, जिया जो था, जो बाद में जैसे मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट बना, और उससे पहले वो वहां का पुलिस चीफ, वो मिलिट्री चीफ बना था। ये वहां की फलस्तीन की सेना को ट्रेनिंग के लिए वहां था और एक प्लाटून का कमांडर था। काज़मी साहब, जॉर्डन की सेना ने, शहनशाह ने, जो हुसैन था, जो ज़ायनिस्ट का दलाल था, जो अमरीकियों का दलाल था, जो इंग्लैंड का दलाल था, और पिछली बार के उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जॉर्डन के एक बड़े हिस्से पर इन्होंने कब्जा किया था, जो वेस्ट बैंक था, उसको फलस्तीन नहीं बनाया इंडिपेंडेंट, बल्कि कब्जा कर लिया था। तो जब वहां फलस्तीनियों ने आजादी की मांग की, तो 10 सितंबर सन 1970 को कत्लेआम हुआ था। और सरकारी आंकड़ा जॉर्डन की सरकार ने बताया 9,000 लोग मारे गए थे, लेकिन फलस्तीनी जितनी भी तंजीमें हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बताया था कि 50 से 60,000 फलस्तीनियों का कत्लेआम हुआ था। उनकी औरतों को रेप किया गया था, बच्चों को मारा गया था, उनको जलाकर मारा गया था, उन जो गांव थे उनको पूरा का पूरा फूंक दिया गया था। और इसको किसने लीड किया था? इसको लीड किया था जनरल जिया। उस वक्त वो जनरल नहीं था, वो एक कमांडर था एक बटालियन का। जॉर्डन के किंग ने, जॉर्डन का जो बादशाह था, जब वेस्ट बैंक पर कब्जा हुआ, तो उसके बाद और फलस्तीनियों ने, सारी तंजीमों ने मिलकर, अल फतह थी, यासिर अरफात वाली PFLP था, पीपुल्स फ्रंट ऑफ लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, इन लोगों ने कहा कि हमारा इलाका है, इसका इंतजाम हम करेंगे। और उन्होंने कुछ जगह बैरिकेड लगा दिया और अपने अधिकारों की मांग की, और ये कहा कि हमको जेल मत बनाइए, जॉर्डन का जेल मत बनाइए, हम फलस्तीनी हैं और हम परेशान हैं। उनको जो नरसंहार किया था, जो जनसंहार किया था, बिल्कुल उसी तरह का जैसे आज इजराइल कर रहा है। वो किसके नेतृत्व में किया गया था? ये हिंदुत्ववादी क्रिमिनल्स, जो ये कमीन है, उसको समझ लें। वो इनका प्यारा था जिया वो आदमी है जिसने कहा कि दुनिया के अंदर 2 ही देश हैं जो मजहब के नाम पर बने। एक इजराइल भी यहूदी रहना चाहिए और पाकिस्तान भी इस्लामी देश रहना चाहिए। तो यानी मैं यहाँ तक जो आपने बातें की, उसमें थोड़ा सा मैं लोगों को समझाने के लिए बीच में रुक करके ये कहना चाहता हूं कि आपने करबला के वाकये का जिक्र किया, और इस करबला के वाकये में जो बात सामने आई कि यजीद ने किस तरह से आले रसूल को, पैगंबर की फैमिली के लोगों को कत्ल किया, जिसमें सबसे लीडिंग नाम जो है वो इमाम हुसैन का है, या हुसैन रजी अल्लाह, वो कुछ भी कह लें, वो कोई एक शख्सियत का नाम है, हमें उस पर बहस में नहीं जाना। वो मुसलमान थे, वो मुसलमान थे और वो रसूल के घर के लोग जी। अब इसमें ये पहली बात ये सामने आ गई कि उसी वक्त ज़ायनिज्म दूसरी शक्ल में मुसलमानों के चेहरों के साथ ज़ायनिज्म आ गया था। अब इसका एक नतीजा और निकाला जा सकता है साथ साथ। इस वक्त, जिस वक्त हमारी आपकी बात हो रही है, 1400 से ज्यादा साल हो चुके, आज भी जो लोग यजीद को रजी अल्लाह कह रहे हैं, ये उसी नजरिए के लोग हैं जो मुसलमानों में ज़ायनिस्ट हैं। ये एक पहचान बिल्कुल सामने आ गई। एक और पहचान सामने आ गई, पाकिस्तान जो अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द, अरब मुल्कों में बिल्कुल ये देखा जाता है कि तन्हा मुस्लिम मुल्क है जिसमें न्यूक्लियर पावर है, इसलिए ये सारे मुल्कों को बचाएगा, इस तरह से इमेज बनाई गई है। उस मुल्क का प्रेसिडेंट, उसने फिलिस्तीनियों के कत्ल में बराबर बाद में प्रेसिडेंट बना, बाद में कमांडर इन चीफ बना। हाँ, यानी उसका इनाम मिला कि उसने फिलिस्तीनियों के कत्ल में क्या कुछ। और जब वहां से वापस आया, जब कत्लेआम के बाद वापस जी। हाँ, मैं एक चीज और बता दूं, जॉर्डन वो मुल्क है जिसके साथ इजराइल का एक एग्रीमेंट है, जिसमें जेरूसलम, जिसमें मस्जिद अल अक्सा, जिसे मुसलमानों का किबला अव्वल कहा जाता है, उसके मुतवल्ली के तौर पर उसको रखा है। यानी फिलिस्तीनियों के कातिल को ही मस्जिद अल अक्सा का मुतवल्ली बनाया गया है। तो ये चेहरे पहचान लेने की जरूरत है कि ये किन के लोग हैं, कौन लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान के जनरल जिया हों,
या आज के सऊदी अरब, बहरहाल वो सामने है। अब वहीं पर मेरा तो सर ये कहना है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है जल्दी जल्दी रियाद में कराई गई, चाहे वो अफ्रीकन यूनियन की या OIC और अरब लीग की, वो मुसलमानों का गुस्सा कम करने के लिए और उसे डाइल्यूट करने के लिए की। मेरा अपना तज्जिया अभी तक ये है। जी आप अपनी बात जारी रखें। जी, जनरल जिया उस वक्त जनरल जिया नहीं था, कमांडर जिया था। आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी का एक सीनियर कमांडर था और इसको पूरी जिम्मेदारी दी गई थी कि जॉर्डन की सेना को रीऑर्गेनाइज करो, उसके एयरफोर्स को रीऑर्गेनाइज करो। और इसमें इसको आज भी फिलिस्तीन के अंदर बूचर ऑफ पैलेस्टीनियंस कहा जाता है। ये और एक बहुत मतलब पता नहीं कैसे अपने आप को मुसलमान और इस्लामी इतिहास के जानकार कहने वाले, बताने वाले इस बात को जानते नहीं है कि जब जिया इस कत्लेआम के बाद वापस आया तो पाकिस्तान के अंदर सिविल सोसाइटी ने हंगामा किया और इस पर यह हुआ कि इस पर कोर्ट मार्शल चलेगा। लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड और इजराइल ने पूरा देखा कि ये वहां से बच जाए, इस पर कोर्ट मार्शल नहीं चले। और वो कोर्ट मार्शल चलता तो नहीं ये कभी प्रेसिडेंट बनता और ना ये कभी जनरल बनता। वो कोर्ट मार्शल रद्द कराया गया। इसको इसकी सारी जो थी, इसकी सारी सर्विसेज की जो थी उसका बहुत वाहवाही की गई और ये बाद में प्रेसिडेंट बना। और कितना इसने इस्लाम की खिदमत की उसको हम अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा, इसमें बीच में एक छोटी सी चीज और मैं बता दूं कि जिस तरह से आज भी ये वेस्टर्न मीडिया किस तरह से प्रोजेक्ट करता है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं। बीच में मिसाल के तौर पे अर्तगल गाजी सीरियल दिखा करके तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान को जाहिर किया जा रहा है जैसे वहां पर सल्तनत उस्मानिया बहाल होगी और वो पहले खलीफा होंगे। उनका प्रोजेक्शन ये है। दूसरे सऊदी अरब के बादशाह का प्रोजेक्शन है खादिमुल हरमैन, ताकि लोगों का जज्बात जुड़ जाएं एहतराम में कि ये दोनों ग्रैंड मस्जिद मक्का और मदीना के खादिम हैं। तो इस तरह से प्रोजेक्शन होता है कातिलों का। कातिल मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो बात जनरल जियाउल हक के बारे में शमसुल इस्लाम साहब ने बताई, जो जॉर्डन की हकीकत बताई कि वो फिलिस्तीनियों के कातिल, सीधे सीधे कातिल रहे हैं, उन्हीं को हमारे लीडर के तौर पर पेश किया जाता है। होशियार रहने की जरूरत है। ये मोहल्ले से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक लीडर इसी तरह से बनाए जाते हैं। मैं इसी कंटेक्स्ट में, इसी ताल्लुक में आपको एक बताता हूं। मेरे पास ये हमारे देश का बड़ा एक इस्लामी तंजीम है, उसका अंग्रेजी का अखबार निकलता है। तो उस अंग्रेजी के अखबार का जो चरबा है या उसका एडिटोरियल है मुझे एडिटर साहब भेजते हैं। अभी 10 दिन पहले आया कि देखिए गाजा के अंदर क्या हो रहा है और कैसे बंद किया जा रहा है, यूनाइटेड नेशंस कहाँ है, सारी दुनिया कहाँ है। हाँ जी, लेकिन उसमें अरब देशों से कोई बात नहीं की गई थी। तो मैंने लिखा हजरत को, जो उसके चीफ भी हैं और एडिटर इन चीफ भी हैं, मैंने कहा इसमें आप अरब देशों की कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने एक अच्छा काम किया कि मुझे वो अपनी जो रद्दी है भेजना बंद कर दिया। पर उसका कोई जवाब उनके पास नहीं था कि अरब देश, गाजा में जो कुछ हो रहा है, अरब देशों की क्या रवैया है, क्या रोल है, उसके बारे में वो मेरे से सुनना नहीं चाहते थे। तो खैर अभी हम वापिस आ जाए और आप देखिए कि आप कितनी जल्दी सब कुछ खत्म कर देना था और कितना झूठ बोला गया। और अब हालत ये हो गई है कि जो वायरल हो रहा है यूरोप के अंदर, जो फिलिस्तीनियों के खिलाफ है, वो एक वीडियो दिखा रहे हैं पुराना कि अरब औरतें जो है एक ईंट मार रही हैं, एक ईंट फेंक रही हैं। तो बोलिए कि और ये कितने बर्बर होते हैं फिलिस्तीनी कितने बर्बर होते हैं, उसके लिए कर रहे हैं। देखिए औरतें भी ये ईंटें फेंक रहे हैं। तो खैर हमारे यहाँ तो पत्थर फेंकने पर कश्मीर में जो हुआ वो हम जानते हैं। लेकिन अभी आप इजराइल क्या कर रहा है हथियारों के साथ, जरा उसको आप समझ लीजिए। एक मेरे दोस्तों, आपने एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि फिलिस्तीन की जंग बस ऐसे ही नहीं हो रही है हमास को खत्म करना, ये लेबोरेटरी बनना है इजराइल के नए हथियारों के पर, उसके हथियारों की क्या कहते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट किया जा रहा है, टेस्ट कराया जा रहा है। अमेरिका के हथियार टेस्ट किए जा रहे हैं, इसमें इंग्लैंड के हथियार टेस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल्स ये मिलाकर कर रहे हैं। नए नए ड्रोन जो बनाए जा रहे हैं। एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि इजराइल जो है, इजराइल के जो हथियार हैं वो सारी दुनिया के अंदर जो बेइंतहा बिकते हैं, जरा से उनके कुछ नाम सुन लीजिए। आयरन स्टिंग बॉम्ब, स्पाइक मिसाइल, हीरोन टीपी अनमैन्ड एरोप्लेन, हरमेस
450 900। भारत इनका बहुत बड़ा खरीदार है। और इजराइल से हथियार खरीदने में एक आसानी ये होती है कि वहां की सरकार कोई भी फैक्ट आपको शेयर नहीं करती है। इजराइल एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन सारी दुनिया का जो वेस्ट है, जो ईरान या कोई दूसरा देश हो तो उसकी हर चीज आप जानना चाहता है कि नॉर्थ कोरिया के पास जो कुछ है, लेकिन वो इजराइल के बारे में बिल्कुल चुप रहता है। और इजराइल ने सारी दुनिया में जो गुंडागर्दी करने के लिए हथियार पहुंचाए, जरा उसका एक हिस्टोरिकल एक ब्यौरा आप देख लें। अच्छा, वो इस वजह से भी मुमकिन हो रहा है, इजराइल को स्क्रूटनी से बाहर रखा जा रहा है और यूनाइटेड नेशंस कोई एक्शन नहीं लेती है, कोई सेना नहीं भेजती है, कोई अपने इंस्पेक्टर्स नहीं भेजती है जो वो ईरान भेज देती है। आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है एक दुनिया की। आर्म्स ट्रेड ट्रीटी क्या है? आप किसी भी ऐसी संगठन को, ऐसे आदमी को, ऐसे देश को नहीं बेचेंगे जो जेनोसाइड करता हो, जो जनसंहार करता हो, नस्ल के आधार पर, मजहब के आधार पर, जो कत्लेआम कराता हो, जो डिक्टेटरशिप करता हो, वहां पर हथियार नहीं बेच सकते। यही जो सैंक्शंस हैं ईरान पर है, यही सैंक्शंस नॉर्थ कोरिया पर है, यही सैंक्शंस कई और दूसरे देशों पर है। लेकिन इजराइल ने जब साउथ अफ्रीका के अंदर नस्लशाही के हजारों हजार लोगों को कत्ल किया जा रहा था, वहां के जो सबसे बड़े नेता थे वो जेल के अंदर थे और उन्होंने कहा था कि हम फिलिस्तीन हैं। नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि हम फिलिस्तीन हैं। इजराइल एकमात्र देश था फ्रांस के साथ जिसने वहां की जो नस्लशाही सरकार थी उसको हथियार दिए, जिसने हजारों कालों का कत्लेआम किया। जी, अल सल्वाडोर के सन 1980 से सन 1992 के बीच में यूनाइटेड नेशंस के सैकड़ों प्रस्ताव के बावजूद इजराइल वहां पर हथियार बेचता रहा। और वहां जो नौजवान थे जो वहां पर ड्रग माफिया और अमरीकी दलालों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, उसमें हजारों का कत्लेआम किया गया। उसके बाद जनाब रवांडा, हम में से कौन लोग नहीं जानते, रवांडा के अंदर लाखों लोगों को कत्ल किया गया। उनको एक घंटे के अंदर 10-10 हजार औरतों बच्चों का मर्डर किया गया। उसके सारे हथियार जो है रवांडा को इजराइल ने दिए थे। कहा जाता है कि 8 लाख लोग इसके अंदर मारे गए 1992-1995 के बीच में। उसके बाद म्यांमार आज जो है, जिसको बर्मा कहते हैं, और भारत के साथ उसकी तानाशाह की कितनी दोस्ती है, उसका आप अंदाजा इस बात से कर सकते हैं कि अभी पिछले हफ्ते उसके 40 सिपाही भागकर, वहां जो इनकलाबी थे, जो तानाशाही के खिलाफ जो संघर्ष कर रहे हैं, वो मिजोरम में आ गए थे। भारत सरकार ने उनको बाइज्जत, ये जो मिलिट्री तानाशाही है, उनको वापस कर दिया। और ये सारी दुनिया, अमेरिका के सारे आह्वान के बावजूद आज म्यांमार को सबसे ज्यादा हथियार जो है वो इजराइल से आ रहे हैं। तो इसको आप हमको अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। फिलीपींस जहां पर अपोजिशन का आदमी जिंदा नहीं रह सकता है, उसका परिवार कत्ल हो जाएगा, उसका गांव जला दिया जाएगा। फिलीपींस का सबसे बड़ा आर्म सप्लायर कौन है? वो इजराइल है। यानी सारी दुनिया के अंदर गुंडागर्दी, जनसंहार, कत्लेआम, जेनोसाइड कराने का हथियार कहां से आ रहा है? इजराइल से आ रहा है। भारत ये सारे हथियार जो बैंड है यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से, भारत भी जो हिंदुत्व ज़ायनिज्म है वो सारा इजराइल के साथ आ रहा है। और कौन भूल गया है, पेगासस कहां से आया? पेगासस जो है इजराइल से आया। क्या इजरायली सरकार ने अपने आप को जिम्मेदार ठहराया, ये कहा कि हम उसको बंद कर देंगे, हम उसको जांच कर देंगे? नहीं। इजराइल से हथियार करने में एक और आसानी होती है काजमी जी, वो आसानी होती है कि उसमें वो कमीशन जो मिलता है इजराइल का इस तरह का है कि वहां कुछ आउट नहीं होता है, वो लीक नहीं होता, पता नहीं चलता किसको कितना पैसा दिया गया। हथियारों के अंदर आप 1,000% मुनाफा होता है, 1,000%। यानी 100 रुपए का हथियार आप खरीदिए, 1,000 रुपए का उसमें आपको दलाली दी जाती है। वो दलाली का भी आप अमेरिका में हथियार बेचने में आपका पता लग जाएगा, फ्रांस के अंदर पता लग जाएगा। लेकिन इजराइल जो हथियार बेचता है, ये जो एल सल्वाडोर है, अल सल्वाडोर के तानाशाह ने यही कहा, और फिलीपीन के तानाशाहों ने भी, कि हम जब इजराइल से हथियार खरीदते हैं तो हमारे पर कोई बंदिश नहीं होती है। हम अमेरिका से हथियार खरीदते हैं तो 10 कंडीशन लगा देते हैं। यानी वो हथियार बेचने में पूरा करप्शन का रास्ता खुला रखते हैं, ताकि जो
ये झूठी मक्कार हुकूमतें हैं और वो अपने लोगों की कातिल हैं एक तरह से, उनको कमीशन भरपूर मिल जाए, इनके पेट भर जाए और कभी इन्वेस्टिगेशन में उनका नाम कहीं सामने ना आ पाए। तो ये बहुत ही ये बताइए कि जब आपने बताया कि दुनिया भर में होने वाले नरसंहार के लिए, कत्लेआम के लिए इजराइल हथियार देता है, हथियार देने का काम अमेरिका भी बहुत बड़े पैमाने पर करता है और वहां की रेथियोन और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो शायद उन हुकूमतों को चलाती हैं, शायद क्या यकीन के साथ कहा जा सकता है, और वहां पर भी यहूदियों के हाथ में ही वो कंपनियां हैं, यानी वहां भी वही कंपनियां हैं, उनके बैंक भी उन्हीं के हैं, उनके हथियार बनाने की कंपनियां हैं। तो ये एक तरह से ज़ायनिज्म हमने अब तक डिस्कस किया, जिविश ज़ायनिज्म, क्रिश्चियन ज़ायनिज्म, जिनके आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और वो क्रिश्चियंस जिनके चर्च के सामने यहूदी थूक करके जाते हैं वो कभी ऐतराज नहीं करते। आपने फिर हिंदुत्व का भी जिक्र किया, हमने एक बार डिस्कस किया था। आज एक चीज और आपके साथ डिस्कस करने में सामने आई, वो ये कि मुसलमानों का भी ज़ायनिज्म है, वो भी इस पूरा कत्लेआम जो पूरी दुनिया में जहां जहां भी हो रहा है वो सारे ये एक जगह मिले हुए हैं, यानी ज़ायनिस्ट ताकत है। अब ये बात सिर्फ यहूदी ज़ायनिज्म की नहीं रही, यहूदी, क्रिश्चियन, मुसलमान ये और हिंदुत्व, ये चारों ज़ायनिज्म जो है वो एक साथ मिलकर के पूरी, मैं सोचता हूँ कि इसको मुसलमान ज़ायनिज्म नहीं, इसको भी इस्लामिक ज़ायनिज्म बोले। मुसलमान जो ज़ायनिस्ट नहीं है, और ये जो रूलर्स है सऊदी अरब का है, कुवैत का है, यानी इन्होंने यूएई ने इन्होंने ये तक नहीं किया कि हम तेल की सप्लाई बंद कर देंगे। यूएई के तो पायलट वहां काम कर रहे हैं साहब, वहां पायलट हैं जो इजरायली एयरफोर्स के हवाई जहाज उड़ा करके कत्ल कर रहे हैं। ये कई बार हमसे पहले आ चुका है। ये और पूरी दुनिया की मुस्लिम और दूसरी पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करने के लिए कुछ हुकूमतें बैठी, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया लंगड़ा लूला, और उस पर हूथी के एक लीडर ने बहुत अच्छा कमेंट किया कि 2 बिलियन 2.5 बिलियन लोगों के नुमाइंदा हुकूमतें जो रेजोल्यूशन पास करके आई हैं, वो किसी एक प्राइमरी स्कूल का टीचर भी लिख करके दे सकता था। ये कौन सा बड़ा काम किया? नहीं, वो भी नहीं करता। इतनी बेवकूफी का काम हमारे प्राइमरी टीचर बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत इंसानी मूल्य होते हैं उसको। वो ये ऐसे कत्लेआम चीथड़े आप लाशें जो देख रहे हैं, एक अमेरिका में वियतनाम से लाशें आने लगी थी, सारी सरकारें बदल गई थी, सारी सरकारें बदल गई थी। अफगानिस्तान से लाशें आने लगी थी, इराक से लाशें आने लगी थी, भाग गए थे। ये इन लाशों से कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि बात यह है कि फिलिस्तीनी जो है ना, ये इस्लामी दुनिया के भी शूद्र हैं। देखिए, मैं एक कब से कह रहा हूं कि ये रूलिंग क्लास नहीं है, ये शेख नहीं है, ये आम लोग हैं, ये किसान हैं। लेकिन सर, मैं उस इलाके में गया हूं, मेरी मालूमात के मुताबिक इस पूरे इलाके में, अरब मुल्कों में, सब में सबसे बेहतरीन लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग फिलिस्तीनी होते हैं। बहुत ही बेहतरीन लोग, यानी तालीम की तरफ उनकी तवज्जो बहुत है। अभी पिछले दिनों जब खबर आई थी एक स्कूल पर बमबारी हुई, उस स्कूल की जो बेस्ट लड़की थी वो बहुत रोई अपने स्कूल की तबाही देख करके। तो ये बच्चे फिलिस्तीनी, ये पढ़ाई की तरफ काफी तवज्जो है इनकी, जो बाकी मुल्कों में नहीं है, जो अय्याशी में है वो वहां पर नहीं है। ये आप अपनी बात आगे जारी रखें। जी, बात यह है कि हम जानते हैं कि इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ क्या क्या करता रहा, लेकिन फिलिस्तीनियों को नौकर रखने में, क्योंकि इतने कर्मठ होते हैं, इतने जानकार होते हैं कि उनके बिना काम नहीं चल सकता, इजराइल का काम नहीं चलेगा। लेकिन ये अरब देशों की भी हालत यही है, लेकिन उन्होंने असल में वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, कौवे का मांस खाना ना, ये यानी बिल्कुल अपनी इंसानियत और सब कुछ भूल जाना। तो वो ज़ायनिस्ट हैं, वो इस्लामिक ज़ायनिस्ट हैं, इस्लामी ज़ायनिस्ट हैं वो। चाहे मैं असल में इस टर्मिनोलॉजी से शायद मुत्तफिक ना हूं। जिस तरह से टेररिज्म के बारे में इस्लामिक टेररिज्म कह दिया जाता है, वो शायद मुनासिब इसलिए नहीं है कि वो इस्लामिक है ही नहीं। वो मुस्लिम हो सकते हैं, मुस्लिम नाम से हैं, लेकिन वो इस्लामिक कहाँ रहे? अगर इंसानों के कत्ल पर वो खुश हो सकते हो, जो करबला से लेकर अब तक ज़ायनिज्म को पनपा रहे हो, बढ़ा रहे हो,
उन्हें इस्लामिक कहना मेरे ख्याल से शायद बहुत मुनासिब नहीं है, लेकिन बहरहाल आप आजाद हैं उसको जिस तरह से आप कहें। जी जी। नहीं, मैं भी आई एम सब्जेक्ट टू करेक्शन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो टर्मिनोलॉजी का बहुत बहुत कंफ्यूजन है, और जिस तरह से हालात बिगड़ते हैं या बदलते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत बहुत सारी चीजों को जो मिथ्स फैलाए जा रहे हैं और भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जैसे ये है कि हम हिंदुस्तान पाकिस्तान का धर्म के नाम पर बंटवारे का हम मुखालफत करते हैं और हम कहते हैं मुसलमानों से बदला लेना है। लेकिन आप जानते हैं फिलिस्तीन के अंदर क्या किया जा रहा है? फलस्तीन के अंदर ये किया जा रहा है, धर्म के आधार पर ये देश बटेगा और फलस्तीन एक यहूदी फलस्तीन होगा और एक फलस्तीन होगा। भाई वो फलस्तीन में कौन रहेंगे? यानी यहूदियों का इजराइल और मुसलमानों का फिलिस्तीन। सारी दुनिया ने जो यहूदियों और ईसाई दुनिया ने जो सारी यहूदियों के साथ किया, उसकी कीमत चुकाएंगे फलस्तीनी मुसलमान, फलस्तीनी क्रिश्चियन और फलस्तीनी यहूदी। उसका बदला वो चुकाएंगे। बहुत खूब जनाब, बहुत खूब। ये तो मतलब तमाशा हो जाएगा। और आप जो है टू नेशन थियरी, आप ये आरएसएस वाले, ये मोदी और ये सब कितना टू नेशन थियरी, और अभी मोदी साहब को कितना मासूमों की हत्याओं पर कितना अफसोस हो रहा है, कितना अफसोस हो रहा है। उसको जो 40 लोग फंसे पड़े हैं वहां टनल के अंदर, जो मणिपुर के अंदर, जो कल भी सेना और मणिपुर के अंदर, जिसको ये टेररिस्ट बोलते हैं, उनके बीच में हथियारबंद लड़ाई हुई है। एक और राज्य के अंदर, बराबर के राज्य के अंदर लड़ाई हुई है। उसको कितनी चिंता है, फलस्तीनी बच्चों की कितनी चिंता होगी, हम उसको अच्छे तरीके से नहीं सर। वो सुनिए, वो भी जो प्राइम मिनिस्टर का बयान है वो बहुत ही डूबियस है। अगर आप जरा दूसरी बार पढ़ेंगे तो उसमें असल में जो यहूदी मारे गए 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को, उनके साथ, और जो 11,000 मारे जा चुके, 11,000 से ज्यादा गाजा के साथ, इन दोनों को बराबर फुटिंग पर देखने की कोशिश की गई है। उस बयान को तवज्जो से पढ़ें तो उसका मीनिंग बिल्कुल मुख्तलिफ है जो आमतौर पर समझा जा रहा है। अच्छा, जो आप फरमा रहे हैं ना 15,000, नहीं, मैं कह रहा हूं उतना भी कर लो, चलो भाई, वो भी आतंकवाद था और ये भी आतंकवाद, लेकिन वो कहां शुरू हुआ था उसको देखना पड़ेगा ना। दूसरी बात यह है, यूनाइटेड नेशंस का चीफ कह रहा है कि आप हत्याओं की गिनती कर ही नहीं सकते हैं, पूरी कत्ल का बना हुआ है वो पूरा। अब तो आखिरी खबर ये थी अल-शिफा में कि वहां जो बमबारी हुई, जो दब गए उसमें, अब उन्हें निकालने की कोई कोशिश नहीं की जा रही, उसी को कब्रिस्तान मान लिया गया है, क्योंकि जो जिंदा है वो निकालने की हालत में नहीं है। नहीं, और नमाज गायबाना उनकी पढ़कर, और अब स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है, स्कूलों को। अभी कुछ घंटे पहले सबसे बड़ा जो स्कूल है उसको निशाना बनाया, कहते हैं कि 32 बच्चे वहां शहीद हुए, 32 बच्चे वहां शहीद हुए। अच्छा, तो इसको हमको समझना कि ये क्या खेल खेला जा रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन मैं सोचता हूं कि ये जो कुछ फिलिस्तीन के अंदर हो रहा है, उससे ये इंसानी दुनिया कभी शर्मिंदगी से उभरेगी नहीं। ये तबाही की तरफ, सारी दुनिया तबाही की तरफ जा रही है। और आप जानते हैं कि तबाही जो है वो आइसलैंड के अंदर पूरे कैसे विस्फोट हो रहे हैं, नीचे जमीन के अंदर से जो कुछ हो रहा है, ये दुनिया को खत्म करने की शुरुआत है भाईजान। मैं तो असल में और आप जो दोगली बात कर रहे हैं, बाइडेन साहब 2 चिट्ठियां लिख रहे हैं। एक चिट्ठी लिख रहे हैं जो फिलिस्तीन के हक में, उनको लिख रहे हैं कि मेरे को बच्चों की बहुत चिंता है, हमको 1 हफ्ते का पॉज देना चाहिए। और जो ज़ायनिस्ट क्रिश्चियन है, उनको कह रहा है कि इजराइल ने तो बदला लेना ही है, इजराइल ने बदला लेना। और एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है ज़ायनिस्ट क्रिश्चियंस की, तो उसमें आप ये समझ लीजिए, किसी ने कहा, एक क्रिश्चियन फादर ने कहा कि हमें बच्चों के साथ जो हो रहा है उस पर हमको आपत्ति करनी चाहिए। तो एक उससे भी बड़े फादर ने कहा कि ये सारे बच्चे खत्म कर दिए जाएं तो ये फिलिस्तीन की समस्या खत्म हो जाएगी। ये धार्मिक गुरु, ये क्रिश्चियन धार्मिक गुरु ज़ायनिस्ट जो है वो बात कर रहे हैं। और इसके बारे में काज़मी साहब मैं पहले भी आपको बता चुका कि ये क्योटो यूनिवर्सिटी और ताइपे जो दूसरा चीन है उसकी, दोनों यूनिवर्सिटीज ने 3 साल पहले, ये कोविड से पहले, बड़े इंटरनेशनल सेमिनार किए थे कि सारी दुनिया के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है, कि हिंदुत्व ज़ायनिस्ट,
क्रिश्चियन जायनिस्ट और जायनिस्ट ये मिलकर सारी दुनिया का सत्यानाश करेंगे। और आखिर में काज़मी साहब, मैं असल में जी हमारा वक्त तकरीबन खत्म हो रहा है। मैं तो अब हिंदी फिल्म के एक दो लाइनों से अपनी बात खत्म करूंगा, और अगर किसी को यह है कि भाई उस पर कोई इतराज है तो आप जब बहस करने को तैयार है। हिंदी फिल्म का एक गाना है, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। मुझे लग रहा है कि मैं तो बहुत नाउमीद, और इतने सारे आसमान पर इतने तरह तरह के लोग और वो सब बैठे हैं, खुदा हमारे भगवान और ये सब, लेकिन सब खामोश है। अमेरिका खामोश है, अमेरिका तो साथ दे रहा है। तो जिन्होंने उनको पकड़ना है, जिन्होंने उनको, और ये भगत सिंह ने अपने लेख के अंदर, मैं नास्तिक को सवाल उठाया था कि खुदा भगवान कहाँ चले जाते हैं जब जुल्म हो रहा होता है, तो मुझे इसका जवाब चाहिए जनाब। जी जी जी, ये बहुत ही तकलीफ की बात है, और उस इंतहाई तकलीफ की हालत में आप ये बात कह रहे हैं। और आपने जिस तरह से जिविश जायनिज्म, क्रिश्चियन जायनिज्म, हिंदुत्व और मुसलमानों में जो जायनिज्म है, जिसे आपने इस्लामिक जायनिज्म कहा, उसका रिश्ता नजदीक, और पूरी दुनिया की तबाही के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। कहां ले जाएंगे इस दुनिया को? जो कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं गाजा में, वो इंतहाई गैर मामूली, गैर इंसानी, कोई अल्फाज नहीं मिलते कि क्या है। और जो आपने करबला का जिक्र किया उसमें, और उन छोटी बच्चियों को उंगली गीली करके अपनी प्यास खत्म करने की कोशिश की वीडियो, जिससे आपने कहा कि मैं जब भी ख्याल आता है तो मैं नींद चली जाती है, नींद नहीं आ पाती। ये वाकई जिसके दिल में भी इंसानी दिल होगा, जिसके इंसान की, वो ही ऐसी बात सोच सकेगा। नहीं तो बिल्कुल दुनिया के बहुत लोग ऐसे बेहिस नफरत के आग में जल करके अपने आप को खत्म कर रहे हैं कि उससे इंसानियत का तो कम से कम भला नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।